USCMA डे 1 मेंटोरशिप कॉम्प्रिहेंसिव बैच, एक बड़े सपने की शुरुआत। तो आपसे 10 to 15 मिनट्स लूंगा स्टार्टिंग में एक ओरिएंटेशन डे 1 के लिए कि सर हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े सपने की शुरुआत में स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिगिनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वो कहते हैं ना, वेल बिगिन इज हाफ डन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो हम एक मिशन पे चलने वाले हैं ना, मिशन 2023, ये कहें मिशन USCMA, इसको हम टुगेदर फुल करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ डिफिकल्टीज आपको आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी कभी गिरेगा, आपसे कई बार क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको आपकी वर्क लाइफ से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, हाउस वाइफ्स हो सकते हैं, एक BCom ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकते हैं, और आपने कभी इंटरनेशनल कोर्स को नहीं पढ़ा, बट बिलीव मी, अगर आप 6 to 8 मंथ मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इस ड्रीम को हम पूरा करेंगे। और इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को मेरा एक कमिटमेंट कि जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है, अगर आप डेडिकेशन के साथ में, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में स्टडी करेंगे, आपका ड्रीम 2023 में कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। USCMA पार्ट 2 बेसिकली बात करता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, हमने पार्ट 2 को इसीलिए स्टार्ट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान भी है और लेंथी भी कम है। पार्ट 1 में यूनिट्स ज्यादा हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है एज कंपेरेटिवली पार्ट 2। तो थोड़ा सा आसान चीजों को स्टार्ट करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो सर ये है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एक सक्सेस आपको होप देगी कि आपका करियर बनने वाला है। सो पार्ट 2 में अगर हम देखें तो यहां बोर्ड के ऊपर क्लासिफिकेशन है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि 20% फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप IMA की वेबसाइट से भी इसको देख सकते हैं, पूरा टोटल सिलेबस है ये। तो हम जो पार्ट 2 की स्टार्ट कर रहे हैं, अगस्त का महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ में हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली फिनिश करेंगे, ये हमारा टारगेट है। और जनवरी और फरवरी में आप एग्जाम देंगे। तो जनवरी और फरवरी को टारगेट रखते हुए ये बैच मैंने स्टार्ट किए हैं। फिर उसके बाद नवंबर में हम लोग पार्ट 1 की स्टार्टअप करेंगे और मई और जून में आप USCMA बन जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा वो सारा डिस्कशन भी हम करेंगे। तो देखिए, क्लास में 3 चीजें मैं इन लाइव क्लास में मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। एक तो मैं आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, सबसे पहले लेक्चर, और हर लेक्चर के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे, MCQ करेंगे। पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, और फिर आएगा Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अगर हमें समय कम पड़ा तो हम इस क्वेश्चन Q&A सेशन को नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और शुरू के 10 to 15 हाफ एन आवर और लास्ट के 15 मिनट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास में लाइव आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, जो लाइव आ चुके हैं वो इस बात के लिए रेडी हो जाए कि सर लेक्चर के साथ में सर आपको लाइव MCQ सॉल्व करवाएंगे, प्लस उसके बाद Q&A सेशन। ये आपको इसमें पार्टिसिपेशन करना है, इसमें आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। आपके डाउट को पूरी तरीके से हम लाइव लेक्चर पढ़ने के बाद, आपको उस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव अप्रोच बने कि सर हमें कहीं भी कोई डाउट है वो आपका रिजॉल्व हो जाए। तो ये 3 सेगमेंट, लेक्चर, MCQ, Q&A, और उसके बाद एज ए राइटिंग एक अलग सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उसको मैंने अभी मेंशन नहीं किया, पहले स्टार्टअप है क्योंकि। फिर सर डाउट सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक टारगेट दिया जाएगा, क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद आपका एक डेडलाइन, एक स्टडी प्लान, उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम इस बार पूरा लाइव सेशन में आपके डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आज संडे, तो आपने पूरी तरीके से मंडे ट्यूसडे अच्छे से पूरे चैप्टर को, मेरे वीडियो लेक्चर को गो थ्रू कर लिया। जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास आती है, सारे डाउट्स
लाइव क्लास में। उसके बेनिफिट देखिए, कुछ स्टूडेंट को दूसरों के डाउट से चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज करना होगा, रेगुलर स्टडी। अब सर हमने लेक्चर पढ़ लिया, अब हमने घर में क्वेश्चन ही नहीं करे, सेल्फ असेसमेंट होमवर्क ही नहीं करा, तो फिर हमको डाउट्स आएंगे ही नहीं। तो हम लाइव डाउट को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपको अपने डाउट्स मुझे भेजना है। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हो, मुझसे जब Q&A सेशन होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक लाइव डाउट सेशन को ध्यान में रखते हुए इस बैच को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन बेटा आपको पढ़ना होगा, आपको एक मिशन पे चलना है। तो डाउट्स आपके मन में आएंगे जब आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर डाउट भी नहीं आएंगे। तो क्लास में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो, you have to study, you have to complete your homework and all, and then we'll resolve all your doubts. लाइव मॉक सेशन, ये इस क्लास की एक यूएसपी होगी। आप जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, इस बात को इस बोर्ड पे मेंशन लाइव सेशन के साथ में एक मॉक को देख लीजिए। एवरी संडे हम सॉफ्टवेयर में से एग्जाम फॉर्मेट में आपको टाइम देते हुए आपसे मॉक कराएंगे, और इमीडिएटली फिर भले वो 20 मिनट का मॉक हो, 30 मिनट का मॉक हो, 1 घंटे का हो, आपका पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर लाइव मॉक में आप पास हो रहे हैं, उससे मुझे पता चलेगा कि आपका इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है, आपकी स्किल कितनी अच्छी, कितना नंबर क्रंचिंग में फास्ट है, एंड हाउ क्विकली यू आर एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। तो इसके लिए मॉक के लिए लेक्चर को देखना, डाउट्स सारे एमसीक्यू करने के बाद हर संडे, एवरी संडे जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ आवर, 1 घंटे का एक मॉक आपका बनाया जाएगा। टारगेट मैं दूंगा और उसके लिए प्री अनाउंसमेंट आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए होमवर्क दिया जाता है, पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुझे आपसे चाहिए। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, सर हमने 5 यूनिट को कंप्लीट किया, 10 यूनिट को कंप्लीट किया, तो हमारा स्कोर क्या है, उस पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को मैं 1 to 1 ऑब्जर्व करूंगा, और 1 to 1 टॉक करेंगे कि सर हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या हमारी नेक्स्ट अप्रोच होनी चाहिए। ये सारी चीजों को हम लेकर चलेंगे। यूएससीएमए का ग्लोबल पास रेट 60%, बट हमारी इस मेंटरशिप बैच में 85 to 90% स्टूडेंट पास हो जाएंगे। और अगर कुछ का नेगेटिव रिजल्ट भी रहता है तो डेफिनेटली वी गोना हेल्प यू टू नेक्स्ट अटेम्प्ट कि आप उसको पास करें। बट हमारी कोशिश 100%, 100% बच्चे पास हो, इस ऑब्जेक्ट को लेकर हम इस क्लास की आज क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और नोट्स की ओर चलते हैं। फर्स्ट यूनिट को हम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे इज द यूएससीएमए पार्ट 2 सेशन 1, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जो पूरा स्टडी करने वाले हैं वो 2 तरीके से करने वाले हैं। 2 तरीके से ऐसे, एक तो आपको ग्लैम का सॉफ्टवेयर दिया जाएगा पूरा, जैसे ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, और उसके साथ साथ मैं आपको बहुत क्रिप्स वे में नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। वो नोट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको इस तरीके के पूरे टॉपिक वाइज क्रिप्स में नोट्स मिलेंगे। अगर आपने मेरी इस लाइव क्लास को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, प्लस इस नोट्स के अकॉर्डिंग चल लिए, और रेगुलर मॉक टेस्ट आपने दे दिया, आप 100% पास होने वाले। तो ग्लैम सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जो डे 1 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी का प्लान कैसे बनेगा। तो आपको एक स्पेसिफिक लॉगिन आईडी मिलेगा ग्लैम सॉफ्टवेयर का, साथ में आपको आपके एड्रेस पे 2 फिजिकल बुक्स भी आएंगी, जो कि बिल्कुल फिजिकल है। किसी को डिजिटल चाहिए, जो इंडिया के बाहर से हैं उनको डिजिटल बुक्स मिल जाएंगी। तो आप पार्ट 2 में देखिए, टोटल मिलाकर 15 यूनिट से 15 यूनिट। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लिक्विडिटी से करेंगे, अभी करने वाले हैं, क्योंकि डे 1 है। तो कैसे आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, या जो पहला पार्ट जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा,
आपके सामने से टेस्टिंग विंडो ओपन हो जाने वाली है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्टिंग विंडो। आपने क्या करना है, स्टडी यूनिट 1 के अंदर 131 क्वेश्चन है। आपने जैसे ही स्टडी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 4 सब यूनिट है, हर यूनिट के अंदर सब यूनिट होती हैं। जैसे देखिए पहली यूनिट के अंदर कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे दूसरी यूनिट में भी होंगी, कितनी है 3। तो ऑन एन एवरेज 3 है, किसी में 2 हैं, किसी में 4 है, किसी में 6 भी हैं। तो 75 सब यूनिट्स आपको पढ़ना है। अब सर टोटल क्वेश्चन भी अगर हम काउंट कर लें, एवरेज 131 96, अगर एवरेज क्वेश्चन भी काउंट कर लेना हम 100, या मेरा मानना है कि टोटल क्वेश्चन 1500 से 2000 के आसपास के क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है सर? 2000 MCQs। और बिलीव मी, ये 2000 MCQ अगर आपको लॉजिक से आते हैं, किससे सर? लॉजिक। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बिलीव मी इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके बाहर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये प्रूवन एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट पार्ट 2 पास कर चुके हैं, जो पार्ट 1 पास कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि इससे बियॉन्ड नहीं जाने वाला एग्जाम। पहली बात तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि सर अगर हमने ये 2000 क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर लिया। तो अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है अभी कि सर आप ये कह रहे हैं कि हमें 2000 MCQ सॉल्व करना चाहिए, तो क्योंकि स्टूडेंट ने बीच में चैट में लिख दिया कि सर कितना समय लेना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कितने को टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे? मैं आपकी क्लास में भी फीडबैक जानना चाहूँगा, जो लाइव बैठे हैं अभी 35 के आसपास स्टूडेंट बैठे हैं, कितने मिनट में आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, एवरेज। फिर मुझे भी पता है कि एवरी टाइम एक बच्चा कितने में कर सकता है। युवराज कह रहे हैं सर 1 मिनट में हम कर लेंगे 1 टाइम। बाकी और कोई स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फर्स्ट डे है, इसमें कुछ रिपीटेड बच्चे भी आए हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है जो एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो अभी 2000 क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज आपको 2 मिनट में कर लेना चाहिए। ये एग्ज़ाम पास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 4000 मिनट। और बेटा अगर अपन अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो 4000 मिनट मतलब कितने घंटे? 4000 डिवाइडेड बाई 60 कर दें तो 67 आवर्स, मतलब 70 घंटे हमारे लग जाएंगे MCQ की फर्स्ट रिवीजन में। और ऐसे कितने रिवीजन आपको करने चाहिए? मेरा ऐसा मानना है 3 रिवीजन, 3 टाइम्स। अगर आप ये 3 बार कर लेंगे मतलब 200 घंटे, 200 आवर्स आपको यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। और अगर आप डेली, जो बच्चे बोले थे अगर हम 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, तो अगर 2 घंटे डेली पढ़ेंगे तो 100 डेज में केवल वो क्या कंप्लीट कर पाएंगे? MCQs। उसके बाद आता है एज ए राइटिंग। तो एज ए राइटिंग में करीब करीब एक एज ए राइटिंग में एग्जाम में भी 1 घंटा मिलता है, तो करीब करीब 30-50 एज ए हैं, तो 50 घंटे और 50 आवर्स। और 2 घंटे पढ़ें तो मतलब 120 दिन में आप 120 डेज में इसको रेगुलरली पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। सर कुछ क्वेश्चन में जल्दी टाइम भी लगेगा, कुछ में ज़्यादा लगेगा, इसीलिए तो मैंने एवरेज लिया है। मैंने 2 मिनट एवरेज बोला। आप कोई बोले सर एक क्वेश्चन तो कोई 30 सेकंड में भी हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में 4 मिनट भी लग जाएंगे, किसी में 1 मिनट भी लगेगा, तो एवरेज इसीलिए लिया है बेटा। तो पहली बात तो सर आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एग्जाम जाने से पहले 3 बार करना है। तो अब आपके सामने विंडो ओपन है। सर आपने जब पूरी फर्स्ट यूनिट पढ़ा दी, फर्स्ट यूनिट 100% कंप्लीट हो गई, जैसे 161 ये यूनिट को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि हम एक पूरा शेड्यूल बनाएंगे यहाँ पे। ये मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इस बैच में मैं बहुत डिटेल जाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल। इसीलिए मैंने बोला है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे स्टडी यूनिट हमने 1 पढ़ ली, उसके बाद हमने स्टडी यूनिट 1 को कंप्लीट किया। कुछ डिफिकल्ट MCQ मैंने कराए। डिफिकल्ट MCQ में छांट के रखूंगा कि ये वाले मुझे MCQ आपको लाइव क्लास में कराना है। उसके बाद मैं आपका एक मॉक ले लूंगा लाइव। मैं इस बार स्टूडेंट के भरोसे नहीं बैठने वाला हूँ, लाइव मॉक ले लूंगा और आपके सारे डाउट्स
लाइव क्लास में ले लेंगे और डाउट्स का डेडलाइन दे देंगे कि इस तक आपको डेडलाइन पे भेजना है। नहीं तो पता चले यूनिट 1 कंप्लीट हो गई और हम यूनिट 8 पे हैं और कोई स्टूडेंट मुझे यूनिट 1 के डाउट्स भेज रहे हैं, तो वो मैंने अब करना ही नहीं है। तो मैंने एक रूल बना लिया कि स्टडी यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया, सारे डिफिकल्ट एमसीक्यू कर लिए, मॉक टेस्ट आपका ले लिया, डाउट रिजॉल्व करा लिए और एज ए भी डिस्कस कर लिए। अब हम एज ए भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एज ए का पूरा डिस्कशन होने के बाद हम इसको बोल लेंगे सर ये फिनिश हो गई हमारी, ये रिकॉर्डेड आपके पास आ जाएगी। ये लाइव बैच की, इसी बैच की रिकॉर्डिंग आपको एक अलग विंडो, हमारा जो पोर्टल बनेगा उसके अंदर, अभी आपको एक पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी दे दी है मैंने डे 1 से, सारे स्टूडेंट को मिल जाएगी ताकि आप रिवाइज भी कर सकें। तो आपको पुराने लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और ये लाइव जैसे जैसे रिकॉर्ड होते जाएं एक नया विंडो आएगा जिसका नाम है टारगेट 2023 ऑफ USCMA। उस विंडो के अंदर आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अपडेट कर देंगे हम आज कल में, आज का रिकॉर्ड होने के बाद। हाँ, ये सारी चीजें LMS पोर्टल पर अपलोड होगी और जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके 5-6 आवर्स के अंदर, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सेव करना पड़ता है, तो फिर उसको सेव करने के बाद ये LMS में अपलोड कर दिया जाएगा। लाइव क्लास के लेक्चर ही अपलोड करते हैं हम, पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं करते कि कहीं एक कमरे में पढ़ा दिया, जिससे आपको पूरा क्वालिटी मिल सके। तो पहली चीज़ आपको ये फॉलो करना। तो मॉक कंपलसरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मॉक नहीं दे सकता बेटा वो इसकी भी उम्मीद मत करना मुझसे, क्योंकि मॉक ही नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, तो कोई आप पास नहीं होने वाले। तो मैं इस बात को श्योरिटी से कह रहा हूँ। तो सर जैसे ही हम क्वेश्चन कर लेंगे 131 क्वेश्चन, अब आपके ऊपर बारी आएगी अगली, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको मुझे बताना जरूरी है कि अगली स्टेप आपकी क्या होगी। कि सर ने क्वेश्चन करा दिए, सर ने ले लिया, अब सीधे आप जाएंगे प्रैक्टिस एग्जाम की ओर, और मैं क्लास में अनाउंसमेंट दे दूंगा कि हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और मुझे इस यूनिट का एक एग्जाम आपसे चाहिए। मेरे मॉक लाइव होने के बाद आप ऐसे जाएंगे स्टैंडर्ड ऑर्डर में, और मैं ये डेडलाइन दे दूंगा कि संडे शाम तक मेरे पास ये डिटेल आ जानी चाहिए। 100 क्वेश्चन का आपने ऐसे क्या बनाना है बेटा, एक मॉक बनाना है, फुल फ्लैज मॉक। क्या बनाना है? फुल फ्लैज मॉक। ये देखिए 100 क्वेश्चन का आपका समय भी बताएगा। अभी देखो ये बताएगा कि 2 घंटे के अंदर आप 100 क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन आप कितना पढ़ रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये कौन चेक करेगा? ये CA शम्मी सलूजा जी आपको एक बिग बॉस के रूप पे देख रहे होंगे। आपके ऊपर जैसे बिग बॉस में लोग होते हैं ना, ऐसे ही आप आज बिग बॉस ज्वाइन कर लिया आपने। अब मेरी पैनी नज़र आपके ऊपर होगी कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया या नहीं किया, तो आप कहीं को झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि सर आप, तो आप ऐसे 100 क्वेश्चन का मुझे मॉक देंगे। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, मैं भी आंसर सिर्फ रैंडमली टिक कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन सही है नहीं, समझाने के लिए आप पूरा 2.5 घंटे, मुझे पता चलेगा एक क्वेश्चन में कितना समय ले रहे हो। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, ये आपने क्वेश्चन किया, जब आपके पास 2 घंटे हो तभी इस मॉक को बनाना। जैसे अभी 8% की प्रोग्रेस दिखा रहा है, आपकी पूरी 100% प्रोग्रेस देखना चाहिए मुझे। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो वो प्रोग्रेस 9 हो गई, ये मैंने ये पूरी प्रोग्रेस में देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आप करते हो। वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर आपको दिया है, IMA का स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ है, तो फिर आप क्यों पास नहीं हो रहे हैं? तो ये ऐसे आपकी पूरी प्रोग्रेस, अब आप यहाँ पे फिनिश करोगे, ऐसे फिनिश करोगे पूरा मॉक देने के बाद, और एक ऐसी रिपोर्ट आपकी जनरेट होके आएगी डेट के साथ में कि इस टाइम पे आपने टेस्ट दिया, इतने क्वेश्चन आपने किए, और पूरी हिस्ट्री मेरे पास होगी आपकी पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड मेरे पास होगा प्रिपरेशन की, कि आप कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। इस तरीके से मैं देखूंगा। जैसे देखो एक बहुत सिंसियर स्टूडेंट अभिजीत, वो मुझे भेजते हैं, मैं मेरे नज़र में है, वो आउट ऑफ द वे जाके उनकी हेल्प करना पड़ेगा मुझे। मैं स्टूडेंट को पहचान लेता हूं कि देखो परफॉर्मेंस आ रही है, ये देखो इनका परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने CA में बनना 100% है। मैं अब जैसे सुखा में, ये भी बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इनका मैसेज आया था, तो आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। इन लोगों के साथ मेरी मीटिंग होगी पर्सनली, मजाक की बात नहीं है, इनको प्रॉपर पूरा 100% सपोर्ट। बिकॉज देखो ऐसे स्टूडेंट को मैं सपोर्ट ना करूं जो बेटा पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा फॉल्ट है ना।
आउट ऑफ द वे जाके कंफर्ट जोन से आकर अगर बच्चे पढ़ने को रेडी, और आज का ही मेल है ये 5:21 1 घंटा पहले इनका मेल आया, मैंने भी इनको मेल भी रिप्लाई कर दिया, ज्वाइन टुडे 6 PM, आई विल गाइड यू। और अभी हम पर्सनल एक टाइम बुक कर लेंगे जब बात करना है, तो सबको ऐसा मौका मिलेगा। लेकिन बेटा अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, परफॉर्मेंस ही, अब इनका परफॉर्मेंस आ रहा है, ये सुखम काल जो हैं इनका कंसिस्टेंटली टच में है। मैं आपको सिर्फ इसलिए एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जो हमसे टच में हैं उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास आती है। देखो इन्होंने पढ़ाई करी, 80% इनका परफॉर्मेंस आया, ये 44 में से 44 क्वेश्चन इन्होंने दिए, 9 क्वेश्चन। तो हर स्टूडेंट की मेरे पास, मुझे पता चल जाता कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब युवराज, ये पास होने वाले स्टूडेंट की पहचान है, ये पास हो रहे हैं बेटा, ये 100%। अभी कुछ स्कूल में हो सकता है कोई स्कोर गड़बड़ भी है, तो अभी तो जब ये एग्जाम कब देंगे, जब मैं इनसे बात करूंगा ना, मैं बात करूंगा कि कब इनको मुझे टिप्स पे पता चल जाता है ये स्टूडेंट, ये नम्रता है, कंसिस्टेंटली इनकी परफॉर्मेंस है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट मुझे पता चल जाते हैं कौन पास हो रहा है और कौन फेल होने वाला है। मैं फेल होने वाले स्टूडेंट के मेल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूं कि इतनी डिटेल स्टडी आपको शायद इंडिया में कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपने मुझे भेजनी, जो बिल्कुल आज पहले डे पे स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये टेस्ट का आपको अनाउंसमेंट होगा और मुझे कंपलसरी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत आएंगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टडी यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1। तो ये स्टडी यूनिट 1 में लिक्विडिटी चैप्टर में हम कवर होते हैं, और मैंने आपको बताया कि इस क्लास में हम सारे सब्जेक्ट को डिटेल, टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडिटी चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, स्टडी यूनिट 1 में ये होता है, और मेरे सारे इस प्रकार के आपको समरी नोट्स पूरे मिलेंगे, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें। तो चैप्टर का नाम है सर लिक्विडिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विडिटी का पर्पस क्या हो सकता है। तो अगर हमें बिल्कुल थ्योरी को भी समझना है कि सर यहाँ पे लिक्विडिटी का क्या मतलब होगा, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, तो डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे देखें लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी इज अ फर्म्स एबिलिटी टू पे इज करंट ऑब्लिगेशंस, कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास लिक्विडिटी हायर होनी चाहिए या लोअर होनी चाहिए, आपको आंसर देना है। बिल्कुल एक लेमन टर्म में स्टार्ट किए कि लिक्विडिटी शुड बी वेरी हाई, मॉडरेट और लो। अगर आपसे कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि सर लिक्विडिटी हाई होना चाहिए, लो होनी चाहिए, या मॉडरेट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितना ज्यादा कैश हो उतना अच्छी बात है क्या? तो बहुत सारे, कुछ बच्चों ने लो लिख दिया है, कुछ बच्चों ने मॉडरेट लिखा है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप सिंपल सा एग्जांपल सोचिए कि यहां पे क्या बोल रहे हैं, लिक्विडिटी इज फर्म एबिलिटी टू पे करंट ऑब्लिगेशन। मतलब अगर आपको 100 रुपए देना हो मार्केट में, और अगर आपके पास 100 रुपए ही पड़े, तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्क वाली सिचुएशन है यार। मार्केट में 100 देना है मुझे, सर 100 ही मेरे पास पड़े, तो कहीं ना कहीं मैं इन फ्यूचर में इंसॉल्वेंट हो सकता हूं। इंसॉल्वेंट कैसे हो सकता हूं यार? अगर मान के चलो किसी तरीके से मुझे मार्केट से मेरा फंड पैसा नहीं मिल पाया, तो ये लोग तो मेरे घर आ जाएंगे लेने। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बोलता है? लिक्विडिटी रेशियो बोलता है कि आप कितना लिक्विड हैं अपने करंट ऑब्लिगेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है करंट, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड, कि सर करंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए। तो मैं अब आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। सर आप बोल रहे हैं करंट ऑब्लिगेशन, मतलब लिक्विडिटी का मतलब यही है कि आपके पास करंट ऑब्लिगेशन को पे करना। करंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब हो सकता है? करंट ऑब्लिगेशन का मतलब होगा सर करंट लायबिलिटी, कि आप करंट लायबिलिटी को पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि हम हमारी करंट लायबिलिटी को टाइम से पे कर पा रहे हैं कि नहीं। और यहां एक वर्ड लिखा है ड्यू, जैसे ही वो डी हो जाती है। लिक्विडिटी रिफ्लेक्ट द ईज in which assets can be converted into cash. Liquid ratio measure the ability to relating from liquid assets to the current liabilities. मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी करंट लायबिलिटी के प्रोपोर्शनेट में लिक्विडिटी कितनी है। तो मुझे आप बताइए, अगर मेरे जेब में
एक दो पर्सन है, मैं बिल्कुल एग्जांपल कोट करके बोलूँगा, ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अब आप बताएंगे कौन ज़्यादा लिक्विड है ना। फिक्स्ड एसेट्स इनके पास है 20 लाख की, ऐसा सोचो, इनके पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है बिल्डिंग में। इनके पास कैश भी है, इनके पास अकाउंट रिसीवेबल भी है, इनके पास शेयर्स भी हैं। ये 4 एसेट्स लेके घूम रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी की कीमत है 40 लाख, इनकी कीमत है 20 लाख, इनकी है 10 लाख, इनकी है 5 लाख। इनके पास प्रॉपर्टी 70 लाख की है, कैश 10 लाख है। तो यहां का टोटल अगर हम लगाएं 40 और 20 60 70 75, यहां 1 है और यहां 4 है। बताइए कौन सा पर्सन ज़्यादा लिक्विड है आपकी नज़र में? इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि सर कौन ज़्यादा लिक्विडिटी पोजीशन होल्ड कर रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर हम सर यहां पर सिंपल देखें तो दोनों की टोटल एसेट्स तो बेटा सेम है। टोटल एसेट्स क्या है? सेम है ना। यहां पर मैं 60 लिख लेता हूँ यार इसको, है ना, मेरे, ताकि टोटल सही हो जाए। 60 10 70 71 475 है ना। सर दोनों की टोटल एसेट सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो इनके पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट, अब हम यहाँ पे नॉन करंट के हिसाब से देखें, जो करंट नहीं है, बाकी सब तो नॉन करंट एसेट रेशो 40 है इनके पास, मिस्टर ए के पास, और बी के पास कितना है? 60 है। और करंट पोर्शन जो है, करंट पोर्शन अगर हम देखें तो इनके पास 35 है और इनके पास कितना है? इनके पास 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड मिस्टर ए है ना। लिक्विडिटी मतलब वो अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, बिल्डिंग आप जल्दी नहीं बेच सकते। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि सर अगर मेरे पास लायबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको यहां पे पूरा डिटेल समझाना है, अगर लायबिलिटी मेरे पास, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, लायबिलिटी इनके पास 10 लाख की है और ये कैश अपने पास 20 लाख का मेंटेन कर रहे हैं, और इनके पास केवल 2 लाख की लायबिलिटी है और ये अपने पास 15 मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो कौन की पोजीशन लिक्विडिटी में बेटर है अगर देखा जाए तो? अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर इनको 10 लाख देना है मार्केट में और इनके पास 35 पड़ा हुआ फंड, आप ऐसा सोचो, ये मिस्टर ए है ना, क्योंकि यहां पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मिस्टर बी है। और एक्सेल आपको चलाते आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अब अगर हम देखें, मिस्टर ए की लायबिलिटी 10 है, ये लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी 10 है, और मिस्टर बी की लायबिलिटी सर 2 लाख है। अब अगर हम यहाँ पे करंट एसेट्स देखें, जो करंट एसेट्स है, ये हमारी करंट लायबिलिटी थी। करंट एसेट्स अगर देखें तो इनकी करंट एसेट्स 35 है और इनकी करंट एसेट्स कितनी है? 15 है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं करंट रेशो CA अपॉन CL, अब यहाँ पर अगर हम करंट रेशो निकाल लें एक सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर आएगा 35 डिवाइडेड बाई 10, 3.5, और इनका कितना आ रहा है? 7.5। अब कई बच्चे बगैर आंसर दिए, कई लोग बोल दिया कि अभी सर बी ज़्यादा लिक्विड है, अभी भी कई बोलना शुरू हो गए। एक सेकंड, मैंने कुछ कैलकुलेशन में तो नहीं गड़बड़ कर दी? यहाँ पे देख लूँ मैं एक बार। मैंने लायबिलिटी यहाँ पे 35 लिखी है और लायबिलिटी, सॉरी, यहाँ पे मैंने, है ना, करंट लायबिलिटी 2 थी और करंट एसेट्स ये थी। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये करंट एसेट्स से 35 डिवाइडेड बाई 10 किया, 3.5 आ गया, और ये आपका 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 आ गया। तो इसका मतलब इनके पास इनका करंट रेशो 3.5 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इनकी पोजीशन ज्यादा साउंड होगी। अगर हम देखें तो करंट एसेट्स, इसका मतलब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 7.5 गुना है, और यहां पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का 3 टाइम्स है। अगर हम यहां देखें तो ये 3.5 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, तो इनकी लिक्विडिटी तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन मुझे बताइए क्या लिक्विडिटी होना अच्छी बात है या कुछ और तरीका भी हो सकता है? अगर मेरे पास एक्सेस लिक्विडिटी है, मैं आप लोगों से यहां पे फीडबैक भी चाहूंगा कि सर अगर हमारे पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हायर है तो क्या हमको कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर हम देखें तो आज पहला लेक्चर है तो बहुत चीजों को अच्छे से समझना है कि सर अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो क्या नुकसान होगा। आपको क्लास में सोचना है, 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है मतलब ऐसा सोचो कि मैं अगर खूब सारा पैसा कमा लूँ, आप अपने आप को सोचना, आप अपने आप को रख के सोचना कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे मार्केट में अगर 10 रुपए देना और मैं अपने पास 100 रुपए मेंटेन करके बैठा हूं, लिक्विडिटी मतलब कहीं ना कहीं मैं लेस प्रॉफिटेबिलिटी में हूं। आप सोचिए कि यार आप क्या कर सकते थे, इस 100 को बिजनेस में लगा सकते। आपने तो अपने पास कैश रखा हुआ है, 10 को देने के लिए 100 का कैश है और मेरे पास 10 को देने के लिए लेट से डबल है या 30 चाहिए। मैंने मार्केट में समझदारी करी, मैंने 70 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं मेरी लिक्विडिटी रेशियो तो 3 टाइम्स है। ये मेरा एग्जांपल है। अगर मैं एक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि मैंने 10 को पे करने के लिए अपने पास करंट एसेट्स 30 रखी है, बाकी मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो मैं एक समझदार इन्वेस्टर हूं, मैं एक समझदार फाइनेंशियल मैनेजर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मार्केट में मुझसे कोई पैसा लेने भी आ गया तो मेरे पास तो 3 गुना पैसा पड़ा है। ये 70 लाख को मैं क्या कर चुका हूं, मार्केट में इन्वेस्ट कर सका हूं और मार्केट से मैं क्या कमा लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूं ना बेटा। तो अगर आप बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को इन फ्यूचर में क्या कर देती है, कट डाउन कर देती है। तो लिक्विडिटी का मतलब, अब आज के बाद आपसे कोई पूछे तो लिक्विडिटी इज फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। और अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या डिटेल में हमने पढ़ना है। तो यहां पर 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस बहुत अच्छे से करना है। सर करंट ऑब्लिगेशन के ऊपर पूरा फोकस हो रहा है, करंट लायबिलिटी नॉट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर फोकस हो रहा है। और आपके पास करंट एसेट्स तो जो कि इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में, उसी को हम बोलते हैं। तो लिक्विडिटी अगर हायर होती है तो कहीं, अच्छा जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगा उसका सॉल्वेंसी कम, सॉल्वेंसी के चांसेस भी ज्यादा है। सर वो सॉल्वेंट कंपनी होगी, ये फंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास। तो लिक्विडिटी में अगर हम देखें तो एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये नोट्स भी आपको मिलेंगे, ग्रुप पे पोस्ट हो जाएंगे जैसे जैसे आएंगे। तो लिक्विडिटी में आप देखिए 3 चीजों के ऊपर फोकस है। इजीली किस में कन्वर्ट हो सके, कैश में कन्वर्ट हो सके, क्विकली हो सके, इजीली और लो कॉस्ट पे हो सके। तो मैं अब आपसे पूछता हूं, अब आपसे एग्जाम में अगर ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए तो मुझे आप बताना कौन सा ज्यादा लिक्विड है। मैं अब आपसे, अभी मैं आपको सॉल्वेंसी नहीं समझा रहा हूं, सॉल्वेंसी समझाऊंगा, अभी मैंने लिक्विडिटी समझाया है क्योंकि ये लेक्चर बहुत टेक्निकल है और इस क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से भी पढ़ेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास डेटर्स भी हैं और मेरे पास स्टॉक भी है, दोनों ही बेटा करंट एसेट्स है। अब अपने अपने आंसर मुझे बताओ, ज्यादा लिक्विड क्या है। अब आप सोच सकते हो कि नहीं, मुझे सोचना। देखो ऐसी चीजें हम इसी क्लास में डिस्कस कर सकते थे। मेन लेक्चर जो मैं अगर पढ़ाऊंगा तो कई बार उसमें इस चीजों को डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मैं अब आपके फीडबैक जानना चाहता हूं कि आप इतना सोच सकते हैं कि नहीं सोच पा सकते हैं। सर अगर डेटर और स्टॉक में ज्यादा लिक्विड क्या है। अब देखो शशांक लिख रहे हैं स्टॉक, आयुष झुंझुन वाला लिख रहे हैं स्टॉक। आयुष तुम भी आ ही गए आखिर, ओके। डेटर्स, सैमसंग मोबाइल अपना नाम असली लिख के आए हैं पहले। खुशबू बेटा आप भी अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन बीच बीच में आप इरेगुलर हो जाते हैं। मेरे को आपने मेल किया था तो थोड़ा सा आपके ऊपर मेरा ज़्यादा अटेंशन रहेगा इस बार कि अगर आप क्लास में ज़्यादा मिस होंगे या तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना। आपका नाम मेरे को दिख गया, खुशबू त्यागी। उसके बाद कीर्ति कुमार डेटर्स लिख रहे हैं, दृष्टि स्टॉक लिख रहे हैं। तो मुझे बताइए बेटा स्टॉक ज़्यादा लिक्विड नहीं है, पूछो क्यों। यार स्टॉक को हम पहले किस में बदलेंगे, सेल्स में बदलेंगे, क्रेडिट सेल्स में बदलेंगे। और क्रेडिट सेल्स से बाद में वो क्रेडिट सेल्स से वो बदलेगा डेटर्स में। अगर लॉजिक देखा जाए तो वो डेटर्स में बदलेगा और डेटर्स के बाद वो कैश में बदलेगा। और जो ऑलरेडी माल बिक चुका है जिससे पैसा लेना है वो ज्यादा लिक्विड होगा। तो डेटर इज एज कंपेरेटिवली स्टॉक के कंपैरिजन में ज्यादा। सर कोई बोल रहा सर कैश सेल्स,
अरे ये तो माल बिक चुका है, कैश सेल्स करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, तुरंत कस्टमर थोड़ी आता है। यार मुझे माल बेचना है, मुझे, चलो ऐसा सोचो यार, मुझे किसी बच्चे से ट्यूशन फीस लेना है और किसी बच्चे को आगे ये सीएमए का कोर्स सेल करना है, कौन में पैसे आने के ज्यादा चांसेस हैं, जल्दी बताना। सपोज दैट इस क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बैठा, मैं ये नहीं बोल रहा किसी से मुझे पैसे लेना है, मैं एक आर्टिफिशियल नाम ले लेता हूं कि रोहन नाम के लड़के से, इस क्लास में भी कोई रोहन नहीं है, मुझे उससे ट्यूशन फीस लेट से अभी 10,000 लेना है और एक कोर्स मुझे सेल करना, मेरे लिए आसान काम क्या है? आप खुद बताओ बेटा कि उससे 10,000 रुपये रिकवर करना मेरे लिए आसान काम है कि नए प्रोडक्ट को बेचना? दोनों आप सोचो। सर ट्यूशन कोर्स सेल करना, खुशबू लिख रहे हैं बेटा, कोर्स सेल करने के लिए तो बहुत सारे लोग माल बेच रहे हैं ना, सीएमए में अकेले तो नहीं पढ़ा रहा हूं। तो वो कस्टमर जब आएगा तो वो मार्केट में सभी लोगों के यूट्यूब चैनल देखेगा, सब लोगों की पढ़ाने की टेक्निक्स देखेगा, तब वो डिसीजन लेगा। लेकिन क्या रोहन दूसरों का डिसीजन देखेगा? क्या रोहन को तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसने आधा कोर्स मुझसे पढ़ लिया है, तो वो मुझे जल्दी पैसा देगा, तो डेटर मेरे स्टॉक के कंपेरिजन में ज्यादा लिक्विड है ना बेटा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। अब ये बातें बुक में थोड़ी लिखी हैं कि सर कहीं बुक में लिखी, लेकिन ये अंडरस्टूड होती हैं। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको मजा आने वाला है। आपको 3 चीजें ध्यान रखना, इजीली, क्विकली, लो कॉस्ट, जिसके लिए पैसा कम खर्चा करना है। तो मुझे बताइए कि अब आप गोल्ड और आपके पास एक गोल्ड है और किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें ज्यादा लिक्विड क्या है? अब आप फटाफट बता पाओगे सर। गोल्ड को बेचने में टाइम लगेगा क्या मार्केट में? नहीं लगेगा ना सर। गोल्ड तो हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन हम शेयर्स मार्केट में जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा ना कि उसकी ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड है कि नहीं है। तो आपने 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना, इजीली, क्विकली और लो कॉस्ट अगर जिसमें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट लिक्विड मानते हैं। तो लिक्विड रेशियो आपको यहां पर ये समझाता है। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा, ये बैलेंस शीट का कैपिटल स्ट्रक्चर आप समझ लो। ये पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट प्लस इक्विटी हम बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आप देखिए डेट प्लस इक्विटी। अब डेट प्लस इक्विटी को मैंने समझाना है बहुत अच्छे से। हम बात कर रहे हैं सर टोटल एसेट्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक टोटल एसेट्स के सामने हमने लिखा हुआ रिसोर्सेस और यहां हमने लिखा कैपिटल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें हमने लिखा है डेट और इसमें हमने लिखा है इक्विटी। तो अगर मैं यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं डेट और नीचे में बात कर रहा हूं इक्विटी। अब डेट में 2 चीजें आती हैं, नॉन करंट प्लस करंट। नॉन करंट और करंट लोन, वो सारे मिलाकर क्या बनते हैं सर? डेट बनते हैं। तो अब हम यहां पर नॉन करंट और करंट के बारे में बात कर रहे हैं और इक्विटी को समझे बिना आज की क्लास अधूरी होगी बेटा। कितने स्टूडेंट को इक्विटी पता है, चाहे नए हो चाहे पुराने? इक्विटी का क्या मीनिंग है? कितने स्टूडेंट इक्विटी के बारे में नाम जानते हैं? तो इक्विटी का मतलब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इक्विटी का क्या मतलब है, इक्विटी का क्या मीनिंग होगा। तो इक्विटी मतलब कई बच्चे समझ रहे हैं कि सर इक्विटी का मतलब वो जो हम इंडिया में 11वीं क्लास में या 12th क्लास में सीबीएसई की बुक्स में पढ़ते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या वो ये है क्या बेटा? पहली बात तो ये वो बिल्कुल अकेले नहीं है। सिर्फ यही नहीं होता इक्विटी का मतलब, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विटी का मतलब ये नहीं होता है। इक्विटी का मतलब हम समझेंगे तो इक्विटी का मतलब आप एज पर यूएस गैप समझ लीजिए। एज पर यूएस गैप इक्विटी का मतलब होगा सबसे पहले कॉमन स्टॉक, दूसरा मीनिंग होगा कॉमन स्टॉक आ जाएगा इसमें, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे, रिटेन अर्निंग आ जाएगा, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग,
और एक आ जाएगा आपका ओसीआई। ओसीआई का मतलब होता, अभी कईयों को नहीं पता होगा कि सर ओसीआई का क्या मीनिंग होता है। तो कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, और इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ दें, और एक और चीज मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, एडिशनल पेड इन कैपिटल, एपीआईसी, ये सारी चीजों को मैं समझाने वाला हूं। कॉमन स्टॉक, जिसको कि आप इंडिया में जानते थे इक्विटी शेयर, इसको हम बोलते थे कॉमन स्टॉक। प्रेफरेंस शेयर का मतलब आपको पता ही है, किसी को नहीं पता हो तो बाद में बता देंगे, सर क्या प्रेफरेंस शेयर, ऐसे कोई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो सर कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एडिशनल पेड इन कैपिटल, इनको टोटल कर दें और एक चीज हम इसी से लेस करेंगे जिसका नाम है ट्रेजरी स्टॉक। क्या नाम है? ट्रेजरी स्टॉक। तो सर ये जो ट्रेजरी स्टॉक है, इसका मतलब जब हम हमारे खुद के शेयर क्या कर लेते हैं, खुद के शेयर ही बाय बैक कर लेते हैं, उसको यहां से हम लेस कर दें। दो तीन चीजें ध्यान रखिए। आप क्या बोल रहे हैं सर? एज पर यूएस गैप कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ओसीआई का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी समझाऊंगा आने वाले समय में कि ओसीआई का क्या मतलब होता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल का मतलब होता है एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका नाम मैंने यहाँ पे इंडिया नाम लिख दिया, इंडिया वाला, जो आप जानते थे ना। मतलब अगर आपने बेटा 100 की चीज को 110 पे इशू किया, तो जो एक्स्ट्रा 10 लिए हैं आपने, एक्स्ट्रा 10, यही आपका एडिशनल पेड इन। पार वैल्यू के ऊपर जब शेयर प्राइस को इशू किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो एज पर यूएस गैप कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एडिशनल पेड इन कैपिटल, इन सबका अगर टोटल लगाकर उसमें से जब हमारे खुद के शेयर हम बाय बैक कर लें, इस टोटल को हम बोलते हैं इक्विटी। अब मैं आपसे सिर्फ इक्विटी थोड़ी समझाने आया हूं यहां क्लास में, क्योंकि इस क्लास में डिटेल समझना है हमने बहुत सारी चीजें। अब मैं आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता हूं। तो इक्विटी का दूसरा मतलब होता है, दो तीन नाम है इक्विटी के। एक तो ये नाम हो गया, इक्विटी का दूसरा मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। कितनों को ये बात समझ में आ गई सर? ये बात लिख लो बेटा। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको ये बात समझ में नहीं आई कि सर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। इसको हम बेटा प्रूफ कर लेंगे। यहां पे है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात ही समझ में नहीं आई सर? चलिए इसको भी हम समझेंगे कि सर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। अब मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट यहां पे बना रहा हूं, बैलेंस शीट यहां पे छोटी सी बना रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया कॉमन स्टॉक, यहां मैंने लिख दिया एडिशनल पेड इन कैपिटल, यहां पे मैंने लिख दिया रिटेन्ड अर्निंग, और यहां पे मैंने लिख दिया लायबिलिटी। लायबिलिटी में भी नॉन करंट लिख देता हूं मैं, नॉन करंट, और एक तरफ में लिख देता हूं करंट। अब आप लोग आंसर देंगे। कॉमन शेयर मैंने 1 लाख लिख दिए, 1 लाख। एडिशनल पेड इन कैपिटल बेटा 20,000 लिख दी। रिटेन्ड अर्निंग सर 40,000 लिख दिया। नॉन करंट एसेट्स लिख दी मैंने 30,000, और करंट मैंने लिख दी 20,000, है ना। सबका टोटल लगाते हैं तो सबका टोटल आता है 2,10,000। 2,10,000। इन लेक्चर्स को रिवाइज आपने कंपलसरी करना बेटा। अब मैं एसेट साइड लिख रहा हूं, एसेट साइड में लिख रहा हूं एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आप सब जानते हैं क्या क्या आता है सर? कैश, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो अभी सीख लेंगे। डेटर्स, ये आप सब जानते हैं, है ना। करंट एसेट्स भी मैंने यहां ले लिया, मैंने यहां लिख लिया 1,10,000, और यहां पे मैंने एक लिख ली फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख, ये टोटल हो गया 2,10,000। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब मुझे जरा स्टूडेंट्स बताएं बेटा कि इस क्वेश्चन में मेरा इक्विटी कितना है, इक्विटी का टोटल कितना है?
हाँ, इक्विटी स्टॉक के बेटा, ट्रेजरी स्टॉक के बारे में बताएंगे अनिरुद्ध, डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी ट्रेजरी स्टॉक आएगा तब करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जब आप अपने ही शेयर को खरीद लेते तो उसको ट्रेजरी, हर चीज को हम, चैप्टर है पूरा ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर, वहां उसको डिस्कस करेंगे बेटा। मैं अभी आप लोगों से लाइव क्लास में पूछ रहा हूं कि जो क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहा है पहले उसके ऊपर फोकस करना है रेदर देन दूसरी चीजों के। आपको Q&A सेशन का मौका दिया जाएगा बेटा, आप अपने पास कॉपी में लिख के रखो, डेफिनेटली आई विल टेक केयर फॉर दैट। तो क्लास में मुझे बताइए, ये पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहा हूं जो नहीं बोल रहे हैं वो मैं देख रहा हूं कि सर यहां पर आप हमसे पूछ रहे हैं कि इक्विटी का टोटल कितना, तो इक्विटी का टोटल आपने यहां से बताया था सर, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, तीनों का टोटल लगाएं 1,60,000। तो क्लास में सभी लोग 160 बोल रहे हैं, ये तो इस साइड से लगा लिया आपने, है ना, आपने इस साइड से लगाया ना 160। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वन 160 है ना, क्या इस साइड से नहीं बता सकते थे हम? अगर हम यहां पर टोटल एसेट, बेटा टोटल एसेट्स कितनी है सर, 2,10,000 है, उसमें से हम लेस कर दें, कितना लेस करूं जल्दी बताइए, कितना लेस कर दूं? मैंने बोला था टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी कितनी है बताइए, टोटल लायबिलिटी। तो सर यहां पर टोटल लायबिलिटी अगर हम देखें, नॉन करंट वर्सेस करंट 3, 30 और 50, हम यहां से माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, नेट एसेट। तो नेट एसेट अगर मैं माइनस कर दूं तो 2,10,000 माइनस 50 माइनस 50,000, 1,60,000 मेरी नेट एसेट्स, और इक्विटी भी क्या था, तो हम ये कह सकते हैं सर इक्विटी का मतलब नेट एसेट होता है। ये बात आपको अब याद रहेगी, ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं जो ये बात भूल जाएगा सर कि ये ऐसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी का मतलब होता है नेट एसेट। अगर मैं आपसे पूछूं, इस क्लास में जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, यहां पे वर्किंग कैपिटल कितनी है, यहां पे वर्किंग कैपिटल कितनी है? क्या कोई स्टूडेंट मुझे यहां पे वर्किंग कैपिटल बता सकता है कि सर मेरी नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है? क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं मैं उनसे ये बात जानना चाहूंगा। वर्किंग कैपिटल पूछ रहा हूं मैं, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग, क्योंकि मुझे यहां से एक लॉजिक आपको और समझाना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सीए मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में कितनी है? तो सर इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स थी 1,10,000 माइनस हमारी करंट लायबिलिटी को अगर हम माइनस कर दें, है ना, वो कितनी थी सर, 20,000 थी। तो ये जो 90,000 आया मेरा नेट, तो मैं एक फॉर्मूला और बना सकता हूं इक्विटी का। क्या बना सकता हूं, कोई बता सकता है? इक्विटी का एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है? इक्विटी इज इक्वल टू, कैन वी से दैट नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस क्या कर दूं, चलिए बताइए क्या माइनस कर दूं? अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट है, ये सोच पा रहे हैं, तो आप पास होने की कैपेबिलिटी आ गई है आप में, पता है आप में कैपेबिलिटी आ गई। अगर आपने यहां पर ये चीज बता दी तो सर आपने हमें बताया कि सर नेट वर्किंग कैपिटल, है ना, ये डिलीट हो गया था इसलिए फिर से लिख रहा हूं, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस क्या करते हैं सर, नॉन करंट। तो सर करके दिखाओ ना बेटा, 90,000 नेट वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? फिक्स्ड एसेट जो यहां पर है इस क्वेश्चन में 1,00,000 माइनस नॉन करंट कितना है, 20,000, तो भी कितना आएगा? सॉरी कुछ गलत हो गया क्या? नॉन करंट नेट वर्किंग कैपिटल हमारी सही आई थी ना 90, शायद प्लस माइनस गलत हो गया, शायद 90 ठीक है,
फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 1 लाख, तो 190, वो 30 है, सॉरी, है ना, वो मैंने वो नीचे 20, नॉन करंट 30 है, तो ये 30 लिख लो बेटा। अब मुझे बताइए, जो इस क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, किसनों को ये बात पहले से पता थी? ईमानदारी लिख देना, ये फार्मूला पहले से पता था? कितनों को पता था? किसी को नहीं पता था। तो ये फायदा होता है। ये कई बार, अब हर चीज आपको एक्सप्लेन कर कर नहीं समझाई जा सकती, लेकिन आपको बैलेंस शीट को देखना आना चाहिए ना, कि सर हम बैलेंस शीट को अच्छे से देखें। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, क्या और कोई तरीके से निकाला जा सकता है? और कोई तरीके से भी, तो हमने वो तो निकाला सर, कॉमन शेयर को जोड़ दिया। तो अब आज के बाद आपसे कोई पूछे कि इक्विटी का मतलब क्या होता, तो इक्विटी मतलब नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। और आप ये भी कह सकते हो सर नेट वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि क्वेश्चन में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सो आपको यहां पर दिमाग लगाना। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई लोगों को ज़्यादा, तो कई बार क्या होता है कि अपन बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ लेते हैं, तो इसमें तकलीफ हो जाती है दिमाग में कि सर ये भी होता है। लेकिन बेटा एग्जाम में तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। तो हम ये जो पढ़ रहे थे, अगर हम यहाँ पे देखें, अब आपके सामने फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन किसको बोलते हैं सर? तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया एज पर यूएस गैप, इसको देख लेना, यूएस गैप के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट, दिस इज द बैलेंस शीट एज पर यूएस गैप। इस बैलेंस शीट को आप देख लीजिए, इस बैलेंस शीट को आप देख लीजिए। I can only help with certain things in Hindi. Could you try that again in English? बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी आइटम है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, जो आपने पहली बार देखी हो सर, आपको लगता हो, और जिसने पहली बार देखी हो वो जरूर लिखना कि सर मैं ये पहली बार वर्ड देख रहा हूं। कितने स्टूडेंट मैंने आपके सामने ओपन रखी हुई है, टेक योर 1 और 2 मिनट्स, एक एक आइटम को देखिए। कुछ अनयूजुअल चीजें दिख रही हैं आपको? इंडियन बैलेंस शीट में आप देखते होंगे कि इस तरफ लायबिलिटी होती थी और इस तरफ आप एसेट्स लिखते थे, जो बनाते थे आप अपनी 11th 12th में। यहां ऐसी नहीं है, यहां है रिसोर्सेस और ये फाइनेंस। तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं देख रहे होंगे आप। नोट पेबल, एक स्टूडेंट लिखने से मैं नोट पेबल पहली बार देख रहा हूं। नोट पेबल, बिल्स पेबल, आपने एक डॉक्यूमेंट पर लिख के किसी को एक एफिडेविट दे दिया कि आज से 3 महीने बाद, 3 मंथ बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, जिसको आप इंडिया में क्या बोलते थे, बिल्स पेबल, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नोट पेबल के नाम से जान रहे हैं। अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को समझा दीजिए। वो डेफिनेटली समझाऊंगा, लेकिन अभी पहले जो टास्क है, अभी करंट और नॉन करंट के बीच में डिफरेंशिएशन हम करेंगे बेटा, डेफिनेटली वी विल डू। कि करंट का मतलब विच कैन बी रियलाइज इन दी 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बोलना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे करवानी है, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन तक जाएगी, क्योंकि आज तो ओरिएंटेशन सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन, और बहुत सारे बच्चों को तो अभी पता ही नहीं कि आज क्लास थी। अनाउंसमेंट दे दिया, कई बच्चे टेलीग्राम चैनल पे नहीं, और कुछ बच्चों ने भी नया इनरोलमेंट कराया, आज ही कई बच्चे इनरोल किए हैं। सो इसीलिए आज थोड़ा सा कम ही पढ़ेंगे, लेकिन एक हमारा जो टोन सेट हो चुकी है, इस बैच को आप कंसिस्टेंटली पूरा एंड तक पढ़ेंगे, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ये बेटा ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस शीट नहीं है। एक स्टूडेंट लिख रहा है कि सर ये क्या है ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस, बेटा ये यूएस गैप है, ऑस्ट्रेलिया में यूएस गैप नहीं चलते। ये है बेटा आपकी बैलेंस शीट। ये क्या है? बैलेंस शीट। अच्छा, कई बोल रहे हैं सर फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? बेटा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, रिसोर्सेस मतलब एसेट साइड, और फाइनेंसिंग मतलब लायबिलिटी साइड। तो अब हम यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि सर देखिए करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये समझाना पड़ेगा मुझे आपको। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब मैंने 20 साल के लिए लोन लिया था, अब 19 साल
Please 9 follow महीने हो in चुके हैं, English. बताइए कितना पीरियड बाकी है, कितना पीरियड बाकी है? 19 साल 9 महीने हो गए, 20 साल के लिए लोन लिया तो 3 महीने बचे हैं ना। तो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब अब ये मेरे लिए आज की बैलेंस शीट में तो करंट लायबिलिटी में आ गई, क्योंकि मुझे इसका पेमेंट कब करना है? 3 महीने। मुझे बताइए, मैंने 20 साल के लिए लोन लिया, 19 साल 7 8 9 महीने खत्म हो चुके हैं और अब 3 महीने बाद मुझे उसका पेमेंट करना है, तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखाऊं? वो मेरी बेटा करंट लायबिलिटी होगी, इसीलिए वहां पे लिखा है करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो कुछ बच्चों के लिए नोट पेबल नया था, कुछ बच्चों के लिए अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, हमें कुछ समय बाद पे करना है। इनकम टैक्स पेबल समझते होंगे सभी लोग। कुछ के लिए हो सकता है डेफर्ड इनकम टैक्स। बेटा डेफर्ड इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी पूरा डिटेल लेक्चर आएगा IAS 212 के अकॉर्डिंग, तब समझेंगे। इतना समझिए कि फ्यूचर का कोई टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। डेफर्ड टैक्स का मतलब एडवांस टैक्स नहीं होता, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया, इक्विटी, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इन सबका टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। और यहां पर क्वेश्चन ने उन्होंने ट्रेजरी स्टॉक को माइनस नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो है नहीं, अदरवाइज हम इसको क्या करते, माइनस करते। तो देखिए आपसे कई बार टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पूछा जाएगा और उस टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में टोटल लायबिलिटी जोड़ दी जाए तो टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। अगर करंट, तो मतलब मैं सर ये कह सकता हूं, एक फॉर्मूला में यहां पे ये भी बना सकता हूं क्या सर? क्या फॉर्मूला सर? इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट, इसको क्या बोलोगे आप? क्या नाम दोगे आप? इस प्यार को क्या नाम दूं मैं? इसको क्या बोलोगे? कौन बता सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? जो बता दे वो क्वेश्चन MCQ करने के काबिल हो जाएगा। इसको सर हम टोटल एसेट भी बोल सकते हैं। एक्सेलेंट। क्यों सर? अरे बेटा यहां से देखो यार, सर जब टोटल इधर का जोड़ लिया, इधर का जोड़ लिया, तो इसका टोटल ये तो बराबर हो ही जाएगा ना। तो टोटल एसेट इसको हम कह सकते हैं। तो कई बार आपको टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना हो, या क्वेश्चन बोले कि कैलकुलेट करंट एसेट्स, और आपको नॉन करंट दे दी हो, इक्विटी दे दी हो, लायबिलिटी डूट दे दी, और आप ढूंढ रहे हो, आसपास देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आपको इक्विटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी दे दी और क्वेश्चन ने आपको करंट लायबिलिटी दे दी, तो इन तीनों के टोटल में से करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स को माइनस करेंगे तो आपकी नॉन करंट एसेट्स निकल कर आ जाएगी। नेट एसेट्स नहीं निकलेगी बेटा, अनिरुद्ध गलत बोल रहे हो तुम, नेट एसेट्स नहीं है वो बेटा। नेट एसेट्स का मतलब कुछ और है। अब एक स्टूडेंट बोल रहे सर क्या वो नेट एसेट्स होगी? यार कॉमन सेंस से लगाओ बेटा। ये बैलेंस शीट देखो, हर क्लास में हर स्टूडेंट का आंसर देना कंपलसरी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाना कि सर नेट एसेट्स कहाँ से हो गई। ये बेटा इतने के टोटल को हम क्या बोल रहे हैं? इक्विटी बोल रहे हैं। और इस इक्विटी में हमने नॉन करंट और ये जोड़ दी, तो ये टोटल एसेट्स है। अब अगर टोटल एसेट्स आपकी ये जो 2,10,000 है, इसमें से मैं करंट पोर्शन माइनस कर दूं 1,10,000, तो ये नेट एसेट्स थोड़ी आएगा बेटा। ये 1,00,000 क्या आएगा मेरा? ये मेरा नॉन करंट एसेट्स आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट आप अच्छे से आज एक बार प्रॉपर तरीके से देखेंगे घर जाने के बाद।